हरकत तहरीर शाम है वो अभी तो शुरू में तो ये है ना, जो जॉर्डन में आ जाऊँगा, पहले उसकी मैं बात बताऊँ। जॉर्डन में आज सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं, यूरोपीय यूनियन के जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी हैं, और फॉरेन मिनिस्टर्स हैं सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, यूएई, इजिप्ट, बहरीन, अरब ममालिक के और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर्स का सबका इजलास हो रहा है आज जॉर्डन में, उर्दन में। और दो मुल्कों को वहाँ बुलाया नहीं गया, एक ईरान और एक रशिया। रशिया और ईरान नहीं है, और सीरिया भी नहीं है, क्योंकि सीरिया की कोई भी वज़ीर आज़म तो आ गए मोहम्मद बशीर और जो जुलानी साहब हैं, लेकिन उनकी काबीना तो नहीं है, रिकगनाइज भी नहीं किया, तो वो वहाँ पर उनको उनकी नुमाइंदगी नहीं है। तो सीरिया डिस्कस हो रहा है जॉर्डन के अंदर। अभी लेबनान अपनी जगह मौजूद है, गजा की जहरीत अपनी जगह मौजूद है, वो मिस्र और इसराइल के दरमियान फिलाडेल्फी कॉरिडोर के तनाज़े अपनी जगह मौजूद हैं। यहाँ जो है, यहाँ पर अब डिस्कस हो रहा है कि शाम का क्या बनेगा। अच्छा, इसमें अब ये बात ध्यान में रखें कि ये तो चार हिस्से तो इसके हो गए, कोई अपनी ज़मीन यहाँ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ज़मीन छोड़ेगा तो खाना जंगी हो जाएगी। और यहाँ पर एक ग्रेटर पावर गेम जो है ना वो अब शुरू होने को है, जिसके ऊपर अभी इस वक्त तो बहुत से अरब ममालिक या तुर्की या बाकी, देखें जो रशिया है ना वो यहाँ पे नहीं है। अब रशिया जो है वो टाटस की जो बंदरगाह है, तातस की बंदरगाह, वो रशिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी कोल्ड वॉर के दौरान। और कोल्ड वॉर के दौरान 1971 में हाफिज उल असद के साथ उन्होंने मुआहदा साइन किया था, ये तातस की जो मेडिटेरियन के ऊपर जो बंदरगाह है। दो उनके फौजी अड्डे, एक तो जो एयरबेस उन्होंने 2015 में बनाई थी, 2015 में जो बनाई थी उन्होंने, तो वो तो जो है वो उनकी खमी मिन के नाम से एयरबेस है, और दूसरा जो है वो टाटस का। अच्छा, इसमें आपको ज़रा देखें यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक तो हो गया ना टाटस, सीरिया देखें तो टाटस की जो यानी जो ब्लैक डॉट है, टाटस की बंदरगाह तो 1971 से इनके पास थी, और 1971 से हाफिज उल असद के दौर से थी। और जो दूसरी एयरबेस थी वो नीचे नेवल बेस है, टाटस नेवल बेस है, एक एयरबेस है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। जो खमीमीन एयरबेस है, जो टाटस है वो नेवल बेस है। ये जो टाटस है ये 71 से है, और ये टाटस इसलिए कोल्ड वॉर के दौर में थी क्योंकि ये सामने जो इटली है वहाँ पे छठा अमेरिका का बहरी बेड़ा होता था, तो अभी भी शायद होता है, बहरहाल एनीवे। तो ये कोल्ड वॉर में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी टाटस की, कि मेडिटेरियन सी के अंदर ये यहाँ पे मौजूद था। सीरिया और सीरिया हाफिज उल असद जो है सोवियत यूनियन के साथ थे। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि 2015 में जब इनको बचाया बशर उल असद को रशिया ने, तो उसके बाद ये हुआ कि ये खमीमेन का जो एयरबेस है वो भी वहाँ पे, और जदीद वहाँ पे जो साजो सामान है वो सारा आ गया। लेकिन ये जो टाटस है इसकी एक सिग्निफिकेंस ये है मौजूदा हालात में, जो रशियंस और ज़ाहिर है कि पूरे जो रीजन पे जो जियो पॉलिटिक्स में नज़र रखते हैं, कि ये जो है ये यहाँ पे जो वॉरशिप्स हैं रशिया के वॉरशिप्स, अगर वो नक्शा दोबारा देखें तो यहाँ पे रिफ्यूल होने के बाद वो ब्लैक सी तक जाते हैं। अगर और ब्लैक सी तक रशियन वॉरशिप्स जाने का के लिए ज़रूरी है कि ये बंदरगाह उनके पास हो, वो ब्लैक सी बहरे असवद ऊपर, ठीक है। और अगर वो रास्ता ये यहाँ से बंदरगाह बंद हो जाती है तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है ब्लैक सी का, तो फिर जो एक रास्ता बचता है रशियन वॉरशिप्स का, वो बचता है कि वो बॉस्फोरस के थ्रू जाएं, यानी टर्की से इजाज़त नहीं। यानी रशियन वॉरशिप जो हैं वो इस बंदरगाह, ये बंदरगाह अगर चली जाती है तो रशियन वॉरशिप्स ब्लैक सी तक जाने के लिए उनके पास सिर्फ एक रास्ता होगा, और वो रास्ता होगा बॉस्फोरस का। यानी वो टर्की ने, अगर किसी वक्त नेटो का मेंबर है और जंग छिड़ी और टर्की ने बॉस्फोरस बंद किया, इजाज़त नहीं दी कि हमसे पूछे बगैर कोई जहाज़ नहीं जाएगा, तो रशिया भी उसकी जद में आ जाएगा। तो रशिया के लिए टाटस जो है उसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ये इसीलिए बशर उल असद के दौर से पहले, हाफिज उल असद के दौर से इनके पास 1971 से है। अच्छा, तो एक तो ये आउटरीच है मेडिटेरियन के अंदर। मेडिटेरियन में रशिया की सबसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अगर बड़ा आप समझें तो टाटस का, और तारीखी है चूँकि 1971 से, अभी नहीं है ये, अभी नहीं बनी ये, ऐसा नहीं है कि अभी बशर उल असद ने दिए, ये हाफिज उल असद के दौर से टाटस। अच्छा, तो एक तो बात है। दूसरी जो बात इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी तो ये है कि जो टर्की के लिए, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने आज बड़ा खुल के, जो फिदान है उन्होंने बड़ा खुल के बात की आज। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो पीकेके है इनके लोगों को हर सूरत में सीरिया छोड़ना होगा। अच्छा, सीरिया छोड़ना होगा, लेकिन इशू ये है कि वो तो, उनको तो अमेरिका सपोर्ट करता है, वो उस पूरे ग्रुप को, उसको तो अमेरिका सपोर्ट करता है।
तो अभी ये एक डेवलपिंग स्टोरी है कि व्हाट नेक्स्ट, यानी बशारुल असद तो चले गए, जब सद्दाम हुसैन की रवानगी हो गई ना, तो फौरी तौर पे उन्होंने जो है ना आके वो जहाज़ में उतरे थे बुश साहब, और उन्होंने जहाज़ पे उतर के लैंड किया था। उन्होंने कहा था कि नारा मस्ताना बुलंद किया था, उन्होंने फतह का नारा बुलंद किया था। और उसके बाद वो दिन है, और उसके बाद कई महीने साल सब गुजर गए। इसी तरह से अफगानिस्तान में हुआ था, उतरने नारा मस्ताना फतह का बुलंद किया था, और उसके बाद वो जो कुछ हुआ 2021 में उस तारीख का हिस्सा है। तो इसी तरह से अभी इस वक्त जो होता है ना कि फौरी तौर पे आप देखो, ओ हो यहाँ तो सब सुकून चैन की बांसुरी बज रही है कि बशारुल असद चला गया। बशारुल असद या सद्दाम हुसैन या ये लोग सारे बड़े डिक्टेटर्स थे, ये डिक्टेटर्स थे, इनकी कोई अवाम में कबूलियत नहीं थी, लेकिन इन्होंने जैसे तैसे करके मुल्क को जोड़ के रखा हुआ था। अच्छा, अब आप देख लें ना कि लीबिया का क्या हाल है। लीबिया में ग्रेट पावर्स आपस में लड़ रही हैं और रीजनल पावर्स भी लड़ रही हैं, रीजनल पावर्स भी लड़ रही हैं और ग्रेट पावर्स भी लड़ रही हैं लीबिया में। सूडान में आप देखें तो ग्रेट पावर्स भी कहीं हैं, लेकिन रीजनल पावर्स ही आपस में सूडान में लड़ रही हैं। मतलब दो जनरल्स आपस में लड़ रहे हैं, उमर बशीर को लड़ा के उनकी लड़ाई हो रही है सूडान में, और उसकी वजह से वो एक क्योटिक सिनेरियो है सारा। अब यहाँ जो इशू है वो ये है कि तहरीक अहरार शाम किसकी बात सुनेगी, क्योंकि कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की, अमेरिका और यहाँ पे ये सारे अरब ममालिक, ये सारे आज जॉर्डन में मौजूद हैं, और वहाँ पर यही बात हो रही है कि सीरिया का फ्यूचर क्या होगा अब। अच्छा, इस टू कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने कहा ना कि एक नस्ली बुनियादों पे, यानी कबाइल की बुनियादों पे, फिर उसके बाद आप देखें यमन नहीं काबू आया आज तक। एक दफ़ा जब मुल्क इंतशार का शिकार हो जाते हैं तो दोबारा बनते नहीं हैं, बनाना उनको नामुमकिन तरीन काम है, उनको तोड़ना और इंतशार में जाना, और वो बड़ी मुश्किलों के साथ जो बड़ी रियासतें हैं, बड़े मुल्क हैं, वो अपने आप को काबू में रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। अब सूरत हाल ये है कि वो ये चार हिस्से तो हो गए, तो इसराइल आगे आगे आता है तो जॉर्डन को खा जाता है, ग्रेटर अच्छा, फिर उसके बाद अगर फ़लस्तीनी रियासत दूसरी नहीं बनती, अगर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनती, तो ये फ़लस्तीनी जो है ये जॉर्डन के अंदर बैठे हैं, तो जॉर्डन में अपराइजिंग सर पे खड़ी हैं। जॉर्डन तो बना ही फ़लस्तीन की ज़मीन पे है ना। तो ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जॉर्डन, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जॉर्डन वहाँ पे जब शरीफ मक्का और ये सारे, तो इशू ये है कि जॉर्डन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉर्डन अपनी सालमियत को देखे कि भाई एक तरफ हमारे तहरीर ये एरार शाम आ गई है, एक तरफ इसराइल खड़ा है, और वो जो है वो किसी किस्म के दो रियासती हल पे तैयार नहीं हो रहा, बल्कि वो तो सेटलर्स बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे कीमतें और हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं सारी मगरबी किनारे पे, और वो बेची जा रही हैं, और इसराइल को वहाँ से कौन निकालेगा, तो वहाँ से नहीं निकालता तो यहाँ बदमनी होगी, बदमनी यहाँ होगी तो जॉर्डन सफ़र करेगा, और फिर इसराइल के ऊपर उसके जो तोसी पसंदाना अज़ाइम है, ख़ासतौर पर ग्रेटर इसराइल का जो मैप सामने आता है, तो उसमें जॉर्डन उसको इंक्लूड हो। जॉर्डन के अंदर आज मीटिंग हो रही है, जॉर्डन के लिए अब एक सवाल पैदा हो रहा है। फिर ये रीजनल अरब ममालिक जो हैं, देखें लीबिया दूर है, सूडान दूर है, समंदर के उस तरफ है, ये बॉर्डर्स हैं, सीरिया बॉर्डर है। अब बॉर्डर के ऊपर सीरिया पे और इराक, देखें इराक अभी तक डिस्टेबलाइज है, इराक स्टेबलाइज नहीं हुआ। आज यानी पिछले 24 घंटों में जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, उन्होंने अचानक अनअनाउंस दौरा भी किया है बगदाद का, और वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर शिया सुदानी उनसे मुलाकात भी की है। लेकिन बात ये कि और वो ये इसलिए ज़रूरी है कि जो ज़्यादा वहाँ पे जो पावर, यानी ज़्यादा जो पॉपुलेशन वाइज वहाँ पे लोग हैं वो अहले तशी हैं, और जो बरसर इक़्तिदार पार्टीज़ हैं वो भी अहले तशी हैं। अब यह है कि एक ज़ाहिर है कि शिया सुन्नी डिवीज़न भी है, फिर उसके बाद खलीजी रियासतों की आपस की डिवीज़न भी है कि कौन सा मुल्क किसके साथ कहाँ खड़ा होगा, कैसे होगा, क्या। तो वो ये जो इतने बड़े इलाके पे, पहले तो पता था ना बशारुल असद बैठा है तो चलो जी उससे बात करो, उसको चलो यार वो तो माठा है बिल्कुल, उसको अरब लीग में ले उठा के। लेकिन अब सवाल ये कि अब वहाँ किससे बात करो, मतलब एक हु इज़ अवर मैन, ठीक है, वहाँ तो 3-4 लोग बैठे हैं ना, तो अब वो सीरिया में किससे बात करो भाई। तो बशारुल असद जो है पतली गली से निकल के रशिया में बैठे हैं। तो एक तो रशिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो तारतस की बंदरगाह को रख पाता है कि नहीं। दूसरा जो है वो ये है कि अरब ममालिक जो हैं क्या वो क्या ये मुमकिन है कि, यानी अरब ममालिक असल में अरब ममालिक नहीं है, वो अलग अलग मुल्क है ना, हैं अरब ममालिक, लेकिन हर की अपनी पॉलिसी है। कतर की अपनी पॉलिसी है, यूएई की अपनी है, सऊदी अरेबिया की अपनी है, इजिप्ट की अपनी है, बहरीन की अपनी है। अरब लीग में कई दफ़ा तो, यानी एक दफ़ा तो अरब लीग जो मिस्र से ही
मिस्र में ही बनी थी ना अरब लीग, तो मिस्र को निकाल दिया था अरब लीग से, तो अभी सीरिया को निकाल दिया था, तो कई मुल्कों को निकालते हैं ले आते हैं। अरब लीग एक फोरम है, लेकिन ज़ाहिर उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं। तो सवाल ये कि क्या सीरिया के हवाले से सबकी एक पॉलिसी होगी? कतर के इंटेलिजेंस चीफ तो वहाँ थे परसों, और कतर जो है वो ज़ाहिर है पूरी कोशिश कर रहा है कि कतर के मामला बरकरार रहें। सऊदी अरेबिया जो है वो भी ताल्लुकात अपने बेहतर करना चाह रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये जो डोर स्टेप के ऊपर एक डिस्टेबलाइजेशन हुई है, क्योंकि जो जुलानी है वो इससे पहले बगदादी के साथ थे, बगदादी के, फिर बगदादी को अबू बकर बगदादी के वो साथ रहे हैं, फिर उसके बाद डिसोन किया, उससे पहले अलकायदा में थे। तो ये जो अरब रियासतें हैं सारी, ये अरब रियासतें इस तरह की क़ुव्वतों के साथ, क्योंकि ये बहुत मॉडर्नाइज हो गई हैं, बहुत आगे चले गए हैं, मुल्क बहुत तरक्की कर गए हैं बहुत ज़्यादा, तो इस तरह के ग्रुप्स अगर इनके डोर स्टेप से आ जाएं और वो उसके बाद एक को रोनते हुए चले जाएं, फिर दूसरे को रोनते हुए चले जाएं, फिर तीसरे को रोनते हुए चले जाएं, अगर मुस्तकिल मामलात हों तो वहाँ एक बेचैनी पैदा होती है। वो बड़ा नेचुरल सा है कि भाई अब हमारी सरहदों पे ये शाम भी आ गया। अभी तो गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन और वो ग्रेज, मैं आपको बता रहा हूँ कि गज़ा का मामला अगर हल नहीं हुआ, पैलेस्टीन मसला हल नहीं हुआ, तो वो ग्रे जोन वॉरफेयर में चला जाएगा। ग्रे जोन वॉरफेयर का मतलब ये है कि अब वो ये नहीं कि फौजियाँ आपस में लड़ रही हैं, बल्कि और वाक़यात दुनिया में होने शुरू हो जाएंगे। ये मामला इनको गज़ा का हल करना पड़ेगा दुनिया को। गज़ा में 1 लाख से ऊपर या 2 लाख या जितने लोग भी वहाँ शहीद हो चुके हैं, गज़ा अगर नहीं खुलता अभी, और ये लेबनान और सीरिया और बाकी सारे मुल्कों पर इसराइल कंटिन्यू रखता है अपनी एग्रेशन, तो ये इसकी एक लिमिट होगी। उसके बाद दूसरी बात यह है कि कितनी देर, टर्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्की ने, जाहिर है कि रशिया उसके ऊपर खुश नहीं है कि भाई ये जो मामला है, टर्की ने अचानक बशार अल असद को वहाँ से हटाया और जो तहरीर जो हरकत तहरीर शाम है उसको सपोर्ट किया, वो आगे आए और वो आगे बढ़ के चले गए लोग। और वो जो है वो तातस के हवाले से वो रशिया बात कर रहा है डायरेक्ट। बहुत दफ़ा सोचेंगे यहाँ पे, ये जो तहरीक एहरार शाम वाले हैं, ये 1000 दफ़ा ही सोचेंगे कि क्या हम तातस के बेस को बंद करें रशिया की, या ना करें, या यहाँ रखें। क्योंकि एक दफ़ा रशिया यहाँ से चला गया और वो पूरा इलाका डिसबैलेंस, उसकी बैलेंसिंग ख़राब हो गई पूरे इलाके की, तो फिर दोबारा ठीक नहीं होगी। और ये अरब ममालिक भी जानते हैं कि यहाँ पर एक बैलेंस अगर ख़राब हो गया, ये जहन में रखेंगे ओपेक प्लस है, ये ओपेक प्लस ममालिक हैं जिनमें रशिया इनके साथ है, और जब इनमें प्रेशर आता है कि जी तेल बढ़ाओ या तेल कम करो अमेरिका की तरफ, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से, तो फिर ये रशिया की तरफ जाती हैं और मीटिंग ओपेक की जगह ओपेक प्लस की होती है और कहते हैं कि नहीं हम तो आपकी बात नहीं सुन रहे। तो इन्होंने कहाँ तक रशिया को, यहाँ पे ज़ाहिर है रशिया को अगर ये तातस की बंदरगाह रशिया वाइंड अप करता है यहाँ से, तो रशिया इस इलाके में कोई और जगह ले लेगा और बैठ जाएगा जाके मेडिटेरियन सी में रशिया का। लेकिन बहुत दफ़ा सोचेंगे कि क्या टार्टस की बंदरगाह जो 1971 से जहाँ सोवियत यूनियन बैठा हुआ था, तो क्या उसको बंद करना है या हमने रखना है अभी। अमेरिकन भी सोचेंगे कि इस बेस को यहाँ से हम अगर हटाते हैं रशिया की बेस को, तो इसका असर कहाँ पड़ेगा दुनिया में, किस जगह पे इसका जवाबी असर इसका पड़ेगा। अरब ममालिक जितने हैं वो अभी तो बशार अल असद को निकाल दिया, लेकिन क्या उनके डोर स्टेप पे इस तरह की जो तंजीमें हैं, क्या वो अलाउ करेंगे उनको, सीरियन रेफ्यूजीज़ और बाकी मामला, तो वो अच्छा उधर वो यूरोप ने सारा बंद कर दिया, वापस जाओ। वो कत्लेआम हो रहा है, चूँकि क्रिश्चियंस की तस्वीरें आ गई कि क्रिश्चियंस को भी, तो वो उधर वो रुक गया, उधर प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया कि भाई इनको कहाँ भेज रहे हो। अभी तो हरकत हो तहरीर शाम तो क्रिश्चियंस को के भी अगेंस्ट और माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट है, तो ये तो केओस में चला गया सारा। ये दो जो कुर्द ग्रुप हैं ये आपस में इनकी जंग है, और ये अगर एक ग्रुप यहाँ स्ट्रांग होता है, जो येलो मैप में जो येलो ग्रुप है जो SDF है, तो उसके स्ट्रांग होने का मतलब है टर्की के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, और उसको अमेरिका सपोर्ट करता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें उसको अमेरिका की जगह, यहाँ पर इतनी प्रॉक्सीज हैं कि कौन किसके पीछे आता है किसी को नहीं होता। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा मुल्क जो कि इस पूरी मूव के अगेंस्ट हो टर्की के, और टर्की के दुश्मन बहुत हैं, ये अभी दोस्तियाँ तो हैं लेकिन टर्की के दुश्मन हर मुल्क के, कोई मतलब मैंने आपसे कहा ना कि सब दोस्त भी हैं दुश्मन भी हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट है सबके। अब इशू ये है कि वो टर्की जो है वो ये कह रहा है कि भाई ये PKK के दहशतगर्द हैं, तो PKK के दहशतगर्दों के पास तो सारा इलाका है, वो ब्लिंकन जो है वो वहाँ पर। आज भी मैं देख रहा था ये दिल्ली सभा, PKK एलिमेंट्स इन सीरिया मस्ट लीव कंट्री, फॉरेन मिनिस्टर, ये 10th स्लाइड जो है, फिर वो कैसे उन्होंने कब्जा किया हुआ है ना टर्की सीरिया पे, तो कब्जा। इससे पहले तो वो बशार अल असद से बात होती थी, बशार अल असद जो है वो, ये उन्होंने आज वहाँ पर बात की है जॉर्डन में। तो इशू ये सारा कि अभी तो ये हो गया सारा, व्हाट नेक्स्ट, ये अभी चंद दिनों में सामने आएगा, सामने बात आएगी। और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो
ईरान है, ईरान ज़ाहिर है कि मतलब एक स्ट्रेटजिक उसका नुक्ता नज़र कि भाई ठीक है, बशार अल असद के साथ उनकी दोस्ती थी, सब कुछ था, लेकिन ये नज़रियाती तौर पे तो बिल्कुल, यानी आप सोचें ना कि वो कोल्ड वॉर में तो बिल्कुल रशिया कहीं और खड़ा था और शाह ईरान कहीं और खड़े थे। इनकलाब से पहले तो कोई रहबर का और हाफिज़ उल असद का तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता आपस में, नज़रियाती तौर पे भी और वैसे भी। और ऐसा नहीं है कि 79 में कहीं सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया हो आयतुल्ला खुमैनी को जो वापस आए। इनकलाब ईरान तो एक बिल्कुल एक खुद एक तहरीक थी जिसने जन्म लिया ईरान के अंदर। और आप ये देखें कि इनकलाब आया प्रॉपर, यानी ईरान जो है वो बहुत वहाँ पे खून खराबा, हंगामे, बहुत कुछ हुआ 79 में, लेकिन ईरान अपनी जगह मौजूद रहा। ईरान ने उस पूरे जो पूरा जो टर्मोइल था, पॉलिटिकल टर्मोइल, उसको ईरान ने बरकरार रखा। ईरान और अभी भी आसपास जो हालात हैं तो ईरान अपने आप को संभाल कर रहा था। बशार उल असद के जाने से तो अब ये अरब ममालिक जाने, और ये तो सुन्नी तहरीकें हैं ना, और बाकी वो ये जाने। और अगर वहाँ पर कोई अहले तशी के साथ मसला होता है, अहले तशी के साथ शाम में मसला होता है, तो इराक डिस्टेबलाइज हो जाएगा, शिया सुडानी। ये अरब ममालिक है ना सारे, तो ईरान अभी इसको साइड पे देख रहा है बैठ के, और शिया सुडानी से आज मिले, और इराक में एयर बेसिस हैं। अच्छा, तो अमेरिका की बेसिस हैं,